नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, स्पीडी बुक रेलवे सामान्य अध्ययन 1380 प्रैक्टिस सेट का ये हमारा 9वां वीडियो है, जिसमें हम 1992 से लेकर 2023 तक के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है आरआरबी कोलकाता 21/9/2001 का जो है प्रैक्टिस सेट है। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है इसमें, दालें किसकी अच्छी स्रोत है। दाल में जो है क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो दालें किसकी अच्छी स्रोत है? दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। अब बात आती है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जो है मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व। प्रोटीन जो है पोषक तत्व है, पोषक तत्व जो मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। प्रोटीन जो है शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अब प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो प्रोटीन जो है मांस में, मछली, अंडे, दूध, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मांस में, मछली में, अंडे में, दूध में। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन। अब प्रोटीन का राजा किसे कहा जाता है? प्रोटीन का राजा, तो प्रोटीन का राजा जो है सोयाबीन और टोफू को कहा जाता है। सोयाबीन और टोफू, क्लियर? प्रोटीन का राजा सोयाबीन, टोफू। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। प्रोटीन कहाँ कहाँ? मांस में, मछली में, अंडे, दूध में। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है प्रोटीन, क्लियर? अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? कहाँ? पित्त रस जो है पित्ताशय में, पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्वेदन और परस्पिरेशन। प्रस्वेदन या इंग्लिश में बोलते हैं परस्पिरेशन का। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि प्रस्वेदन है क्या। प्रस्वेदन से आप क्या समझते हैं? तो पौधों के शरीर से ज़्यादा पानी निकालने की प्रक्रिया पौधों के शरीर से ज़्यादा पानी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रस्वेदन। प्रस्वेदन का मतलब हो गया पौधों की शरीर से ज़्यादा पानी निकलने की प्रक्रिया। यह एक प्रकार का क्या है? वाष्पोत्सर्जन भी है।
वाष्पोत्सर्जन, एक प्रकार की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन है। क्लियर। प्रस्वेदन की वजह से पौधों का जो तापमान होता है कम रहता है। प्रस्वेदन की वजह से, अगला इसमें पॉइंट हो जाएगा, प्रस्वेदन की वजह से पौधों का तापमान कम रहता है। प्रस्वेदन की वजह से पौधों का तापमान कम रहता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? वाहनों में दृश्य, पीछे का जो दृश्य है उसको देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। किसका प्रयोग करते हैं हम? उत्तल लेंस का। अब एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? लेंस की क्षमता मापते हैं इसमें डायोप्टर में। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, डायोप्टर। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में जो अणु है अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो साइट्रिक अम्ल। अब साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछ लेता है तो हो जाएगा C6H8O7। क्लियर। C6H8O7 साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो हो जाएगा C6H12O6 ये हो गया ग्लूकोज का। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 54% और मीथेन जो है 30%। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 54% और मीथेन CH4 जो है 30%। अगला प्रश्न है किस रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है? किस रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है शीर्ष पर रखा जाता है? किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है तो ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है क्योंकि संवहन धाराओं के द्वारा जो है अंदर के जो पूरे भाग को ठंडा रख सके। संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। अगला प्रश्न है एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई
बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई जो है बढ़ जाती है और दोलन काल भी बढ़ जाता है इसलिए। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसे आया? तो जड़त्व आघूर्ण को हम दर्शाते हैं आई से। तो आई बराबर हो गया m/r²। m जो है द्रव्यमान है, m द्रव्यमान, r जो है दूरी। क्लियर? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से फार्मूला आ गया, आई बराबर m/r², m का मात्रक किलोग्राम इंटू r का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। अब समझते हैं कि जड़त्व आघूर्ण है क्या। जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमता है। क्लियर? अक्ष के परितः घूमता है, उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण। जैसे ये हो गया साइकिल। क्लियर? साइकिल हो गया। अब ये साइकिल का पहिया जो होता है केंद्र बिंदु है, ये अच्छा हो गया, इसके परितः घूम रहा है। अब ये साइकिल इस अक्ष के परितः घूम रहा है जब साइकिल चल रही है। क्लियर? साइकिल जब चल रही है तो अक्ष के परितः जो है घूम रहा है। तो इस अक्ष के परितः तब तक ये घूमता है जब तक साइकिल चल रही है। जैसे ये किसी समय बाद रुकती है तो उस अवस्था का वो विरोध करने लगता है, तो क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। कोई साइकिल का पहिया अक्ष के परितः घूमता है, जब तक वो चलती है तब तक अक्ष के परितः घूमता है। जैसे साइकिल रुकती है तो वो जो है उस अवस्था का वो विरोध करने लगता है, तो ये क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग 1 जूल बराबर। अब जूल जो होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? मात्रक जूल। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को जो है निष्क्रिय करना। ये क्वेश्चन जो है RRB चेन्नई 30/9/2001 का पेपर है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है कि जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। अब फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है?
एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन जो है एंथ्रोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। रेशम के कीड़ों का पालन है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अब इसी तरह देख लेते हैं मिट्टी का जो अध्ययन है उसको क्या कहलाते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। वृक्षों का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। एक क्वेश्चन इसमें फिक्स रहता है, आप इसको नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है अगला है सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इच्थियोलॉजी। अगला है कीटों का अध्ययन वो एंटोमोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलेंटोलॉजी। दोस्तों इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जो है आपका क्लियर पूछा ही जाता है, तो इसको आप एक एक करके नोट करिए। इसको 2 बार 3 बार आपको रिवाइज कर लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। क्लियर? अब इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। ध्वनि तरंगे आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है। ध्वनि तरंगे आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक होती है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? अल्टीमीटर का। ऊंचाई मापने के लिए जो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है को कहा जाता है क्या? ओम का नियम। क्लियर?
अब ओम के नियम को आसान भाषा में कैसे समझेंगे, तो ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा I से दर्शाते हैं, उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। किसी चालक में बहने वाली धारा I और उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इस परिभाषा के अनुसार हम क्या कहेंगे, किसी चालक में बहने वाली धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ भी प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। अब इस सूत्र को यदि करते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर जो हो जाएगा I इंटू R। R जो है यहाँ क्या है, नियतांक, R जो है नियतांक, R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, I को धारा, V को वोल्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैमरे में उपयोग की जाने वाली लेंस कौन सी है, उत्तर लेंस। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है, लेंस की क्षमता डायप्टर। अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर रहता है, वह दिशा है। चुंबक को यदि लटका देंगे तो हमेशा जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में घूर्णन करता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में वह दिशा है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है उत्तर और दक्षिण दिशा में। क्लियर। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो की जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री किसान, जय हिंद, जय भारत।